तो सबसे पहले तो ये बता देते हैं एक्चुअल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीट आप सबको सेंड किए हैं, है ना। सैंपल पेपर जो सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है वो सबको ग्रुप में सेंड किए, देखे हो आप लोग? देखे कि नहीं देखे? यस। देखे हैं। तो एक्चुअल में उस सीट के अकॉर्डिंग ये पता चला है, और जो सीबीएसई का जो मतलब मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग पता चला है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से मात्र 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है? 1 मार्क का। ठीक है, तो इसलिए हम सोचे कि इसमें अब ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं देखेंगे, जो वेरिएशन होगा वो आप लोग पूछिएगा, बनाइएगा तो आप लोग पूछिएगा। तो अब हम क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं जिस टाइम का पॉसिबिलिटी है। बोलो। सर हम देखे थे 1 मार्क वाला, हम भी देखे थे, लेकिन फिर हम एक दूसरे वीडियो में देखे थे कि वो पूरा अलजेब्रा का मार्किंग स्कीम बताता है सीबीएसई, ऐसे एक एक चैप्टर वाइज नहीं बताता। हाँ, चैप्टर वाइज नहीं बताता है, लेकिन मार्किंग स्कीम थोड़ा बहुत पैटर्न फॉलो करता है। तो वैसे भी हमको पता है कि इससे 1 से 3 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, और वो नॉर्मल ही आएगा, है ना। उतना समझ में आ गया वो पैटर्न देख के। तो इसलिए क्या करते हैं, सीबीएसई जो एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन वो कर लेते हैं, और सारा पैटर्न तो हम लोग कवर करेंगे ही, है ना। कुछ पैटर्न को सिर्फ छोड़ देंगे, अगर आपको लगेगा तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, वो आपको अलग से बता देंगे। लेकिन क्लास में उतना ही डिस्कस करेंगे जिसका पॉसिबिलिटी लग रहा है। सही है। और एनसीईआरटी का इनफैक्ट सारा क्वेश्चन डिस्कस करना ही है, अगर उसमें कोई दिक्कत होता है तो वो आप पूछिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, अभी तक हम एक ही फॉर्मूला पढ़े हैं, और आज क्लास में एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, और एक और क्लास लेंगे और खत्म कर देंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो अभी तक जो फॉर्मूला हम पढ़े वो यही फॉर्मूला पढ़े हैं, है ना। अब तक तो सबको याद हो गया होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला उम्मीद करते हैं, है ना, सबको याद हो गया होगा। अब इसके आगे हमको कुछ बताने का जरूरत है नहीं, तो इसको हम छोड़ देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को। ए एन क्या है, ए क्या है, एन क्या है, डी क्या है, बार बार रिपीट कर चुके हैं। लास्ट क्लास में जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे थे वो ये सीखे थे, उसको हम बताते हैं कि अगर कोई एनेट टर्म लिखना चाहता है तो एनेट टर्म हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए एन प्लस बी। ठीक है, जहां पे ए और बी कांस्टेंट है और एन क्या है, एन वेरिएबल है। एन क्या है, वेरिएबल। बात समझ में आया कि एन का वैल्यू चेंज होगा। और ये आपको दिख रहा है एक कैसा एक्सप्रेशन है, ये लीनियर एक्सप्रेशन है। और लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है, क्योंकि जो वेरिएबल है इसमें उसका मैक्सिमम पावर 1 है, यानी डिग्री क्या है, 1 है। इसीलिए ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, ये लीनियर एक्सप्रेशन हो गया। ठीक है, तो कभी भी लीनियर एक्सप्रेशन दिया रहे, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए अगर ऐसे दे दे, ए एन इक्वल टू आपसे पूछा जाता है, मान लो ये दे दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो याद रखिएगा, 3n प्लस 2 माइनस 2 कुछ ऐसे दे दे, तो यहां से आपको बोलता है कि इस टर्म को देख के आप एपी निकालिए, है ना। और इस टर्म को देख के आप बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हो या नहीं, लास्ट क्लास में बताए थे। इसको देख के अगर n का वैल्यू आप 1 पुट करते हो, n का वैल्यू क्या पुट करते हो, 1, तो यहां से बताओ A1 निकल जाएगा क्या, A1 हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2, यानी 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। और यहां से अगर A2 निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, है ना, n की जगह 2 पुट कर देंगे और प्लस 2, यानी ये हो जाएगा 6 प्लस 2 8, एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके A1 A2 A3 सारा टर्म निकाल सकते हैं, और AP और कॉमन डिफरेंस आराम से निकल सकते हैं। तो लास्ट क्लास में यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो हम लोग डिस्कस किए थे। क्या यहाँ इस पॉइंट में किसी को कोई प्रॉब्लम है, बताइए। नहीं प्रॉब्लम है? अगर नहीं प्रॉब्लम है तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में हम लोग इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाते हुए 2-3 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नया फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे, एक और फॉर्मूला बस, है ना। ठीक है, उसी में थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होगा, बट एक और फॉर्मूला सीखेंगे। अब देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट टाइम बहुत बच्चों को लगता है कि सर क्या दिया हुआ, बोला कि इफ द नंबर्स n-2, 4n-1 and 5n+2 are in AP, find the value of n। यानी बोल रहा है ये जो 3 नंबर है ना, ये AP में है, तो n का वैल्यू फाइंड करो। तो एपी में है तो क्या हो गया, एपी में रहता है तो क्या रूल होता है, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप नोट कीजिएगा, है ना। जैसे अगर ए बी सी, अगर ये 3 नंबर एपी में है तो क्या होगा,
होगा क्या कि b माइनस ए, यानी इन दोनों का डिफरेंस अगर d है तो c माइनस b, इन दोनों का भी डिफरेंस क्या होगा, d ही होगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एपी में है तो डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आवाज में क्लियर है क्या सबको, आवाज यस सर। क्लियर? ठीक है, चलो आवाज क्लियर है। यस सर। तो देखो यहाँ पे अगर इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम रहेगा तभी एपी में, मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना कि b माइनस ए जो आएगा वही अगर c माइनस बी आता है तो एपी में है, ए बी सी। करेक्ट, तो बस इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब यहाँ पे भी हमारे पास ये 3 नंबर एपी में, तो सिंस n माइनस टू कॉमा 4n माइनस वन, है ना, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड 5n प्लस टू आर इन एपी, ये दिया हुआ है आर इन एपी, ये तीनों एपी में है, तो इसका मतलब क्या होगा, b माइनस ए यानी सेकंड माइनस फर्स्ट, तो 4n माइनस वन और ब्रैकेट मत हटाना, माइनस n माइनस टू, यानी इन दोनों का डिफरेंस ये बराबर हो जाएगा इन दोनों के डिफरेंस से, यानी हो जाएगा 5n प्लस टू माइनस 4n माइनस वन। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4n माइनस वन माइनस प्लस माइनस n माइनस माइनस प्लस टू, एंड दैट इज इक्वल टू 5n प्लस टू माइनस प्लस माइनस 4n और माइनस माइनस प्लस वन। अब बस इसको कैलकुलेट करना है और n का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ देखो 4n माइनस n ये हो जाएगा 3n, ठीक है, और माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू ये हो जाएगा प्लस वन, और इधर 5n माइनस 4n ये क्या हो जाएगा n, और 2 प्लस वन क्या हो जाएगा 3। क्लियर है, 2 प्लस वन हो जाएगा 3। अब इसको बस n का वैल्यू निकालना है, तो n इस साइड आके माइनस होगा यानी 3n माइनस n, और ये हो जाएगा 3 प्लस वन उधर जाएगा तो माइनस वन, तो यहां से 2n इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो n का वैल्यू क्या आ गया बताओ, n का वैल्यू आ गया 1, और यही फाइंड करना था, है ना, आसान क्वेश्चन, बताइए। तो n का वैल्यू फाइंड करना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसी में कुछ ऐड कर देता है, जैसे इसमें इतना हो गया ना, तो इसके बाद कभी कभी ऐसा ऐड कर देगा ये क्वेश्चन कि फाइंड द एपी, है ना, मतलब एपी को भी फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, इसमें n का वैल्यू पुट करेंगे, इसमें n का वैल्यू पुट करेंगे, और इसमें n का वैल्यू पुट करेंगे, और हम एपी लिख देंगे। यहाँ पे तो n का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा था तो n इक्वल टू 1 हो गया, लेकिन अगर हमें एपी फाइंड करना है, एपी, तो एपी हमारा तो यही है ना, एपी हमारा ये है n माइनस टू, 4n माइनस वन और 5n, है ना, एपी हमारा है n माइनस टू, 4n माइनस वन और 5n प्लस टू, और इसके बाद डॉट डॉट डॉट, यही है हमारा एपी। तो n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टू, और ये हो जाएगा 4 माइनस वन, है ना, 1 पुट करेंगे तो, और हो जाएगा 5 प्लस टू और डॉट डॉट डॉट, ये हो गया एपी, हो गया माइनस वन, उसके बाद 3 और 7 डॉट डॉट डॉट, एपी निकल गया। ठीक है, बताइए इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं या नहीं, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो अगर इसको नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, या सर हो स्क्रीनशॉट गया। हो गया ना। ठीक है, वैसे पीडीएफ तो मिल ही जाता है सबको। चलिए तो आगे बढ़ा जाए क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी बहुत बच्चों को थोड़ा बहुत दिक्कत होता है कि सर मिडिल मोस्ट टर्म कैसे निकालें, मिडिल मोस्ट टर्म कैसे निकालें। एक चीज आपको बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर हम यहाँ पे लिखे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5,
एक बात बताओ, पहले तो ये बताओ, ये क्या नंबर जो लिखे हैं वो एपी में है या नहीं है, बताओ एपी में है? यस सर। यस सर। एपी में है तो देखो, अगर ये ऑड नंबर से, टोटल नंबर ऑड है, जैसे ऑड नंबर है, ऑड नंबर दिख रहा है, यानी 1 to 5 टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने में ऑड, तो ऑड है तो 1 + 5, 1 + 5 यानी 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो आपको मिल जाएगा मिडिल नंबर, दैट इज 3। यानी फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे तो मिडिल नंबर मिल जाएगा। क्लियर? अब बोलोगे सर क्या ये हमेशा होगा? तो देखो एक और एपी ले लेते हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं माइनस से ताकि आपको समझ में। -5 ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं -1, और -1 के बाद आ जाता है 3, ठीक है। 3 के बाद लिख लेते हैं 3 होगा, -1 + 4 3, 3 + 4 7, 7 + 4 11, 11 + 4 15, ठीक है। और एक और ले लेते हैं 15 + 4 19। अब अगेन देखो, अब यहाँ पे मिडिल टर्म आपको दिख रहा है ना। मिडिल टर्म कौन है? मिडिल टर्म ये 7 है ना। अब देखिए ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया लास्ट। अब इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो, अगर ये एपी में है, एपी में तो है ही, तो कंफर्म रहो कि ये मिडिल टर्म आपको मिल जाएगा। करके देखो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 14/2, दैट इज 7। क्या सही है? समझ में आ रहा है इतना सबको? यस सर। यानी अगर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स ऑड हो तब तो एकदम दिक्कत नहीं है, फर्स्ट को लास्ट में ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 कर दो, आपको मिडिल टर्म मिल जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा सा इवन वाला केस ले लिया जाए, है ना। इवन वाला केस में भी वैसा कुछ दिक्कत नहीं है अगर नॉर्मली बनाना चाहते हो, लेकिन बनाने का यहाँ प्रोसेस कुछ अलग रहेगा। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि मिडिल एक नहीं होता है, मिडिल 2 होता है। इसमें मिडिल क्या होता है? 2। जब इवन हो, जब क्या हो? इवन। तो इवन हो तो मिडिल टर्म कितना होता है? एक मिडिल टर्म नहीं होता है, मिडिल टर्म कितना होता है? 2 मिडिल टर्म होता है। यहाँ पे मिडिल टर्म का पोजीशन फाइंड करने का तरीका ये है कि जितना नंबर है उसमें 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 5 नंबर है तो 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी दैट इज थर्ड। तो थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा मिडिल टर्म। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 है तो 7 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 8/2, दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। यानी फोर्थ टर्म जो हो जाएगा वो मिडिल टर्म हो जाएगा, यानी 7 1 2 3 4। लेकिन इवन वाले में क्या होता है? 2 मिडिल टर्म होता है। इवन वाले में क्या होता है? 2 मिडिल टर्म होता है। जैसे यहाँ 6 है ना, यहाँ क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म 6 है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा? तो मिडिल टर्म, पहला मिडिल टर्म होगा 6/2, जस्ट 2 से डिवाइड करेंगे, ऑड में +1 डिवाइडेड बाई 2, तो पहला मिडिल टर्म हो जाएगा थर्ड, है ना। एंड इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? 3 + 1/2, है ना, 6 + 2 + 1, है ना। यानी 1/2 नहीं करेंगे, 6 + 2/1, मतलब थर्ड से एक ज्यादा, इसके जस्ट बगल वाला फोर्थ। अब निकाले का शॉर्टकट तरीका भी यहाँ भी आप ऐसे निकाल सकते हो, जैसे 1 + 6 अगर ऐड करोगे ना तो ये जो दो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म के बीच वाला नंबर मिलेगा। जैसे 1 + 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 7/2 आ गया, तो 7/2 कितना होता है? 3.5। 3.5। तो आपको पता है ये 3.5 है ना। तो 3.5 आपको एक चीज बता देता है कि 3.5 से एक्चुअल में जितना भी इंटरवल, जैसे 1 1 डिफरेंस 1 1 है, तो 1 का हाफ कर देंगे तो हाफ घटा दो और हाफ ऐड कर दो, तो आपको ये दोनों नंबर मिल जाएगा। लेकिन हमको ये चीज नहीं सीखना है ना, हम लोग एपी के थ्रू निकालना चाहते हैं। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन एपी के थ्रू निकालना है तो हमको इसको सॉल्व करना होगा। तो फिलहाल आपको ये आइडिया सीखना था, ये वाला और ये वाला और ये वाला। उम्मीद करते हैं ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा मिडिल टर्म के लिए, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में बनाना है वो देखिए। तो एग्जाम में बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या काउंट करना पड़ेगा कि भाई -11 से लेके 49 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने, क्योंकि ये पता नहीं चलेगा तो आगे का क्वेश्चन बनाना पॉसिबल है क्या? नहीं।
तो सबसे पहले तो हमें ये काउंट करना होगा ना कि -11 जो हमारा एपी है ना, -11 -7 -3 डॉट 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 49 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। तो बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हम किस चीज का वैल्यू निकालते हैं, किस का वैल्यू निकालते हैं। जैसे हमारे पास a है, d है, n है और an है, क्या निकालेंगे, n, ठीक है। तो एन यहाँ a का वैल्यू कितना है -11, d का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा -7 -11, सॉरी माइनस ऑफ -11, एक मिनट, -7 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना -11, तो ये हो जाएगा -7 + 11 दैट इज 4। तो D मिल गया और A मिल गया, A मिल गया और D मिल गया। अब हम इससे पूछना चाहते भाई तुम किस पोजीशन पे हो, क्योंकि 49 अपना पोजीशन अगर बता देगा, 49 अपना पोजीशन बता देगा तो 49 का पोजीशन ही टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगा, ठीक है। तो 49 खुद क्या है, 49 खुद एक टर्म है, तो ये टर्म है तो हम इसका पोजीशन लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, let the total number of terms be n, क्या ले लिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या ले लिए n। तो बताइए हम लिख सकते हैं therefore an is equal to 49, क्योंकि हमको इसी का पोजीशन बताना है, इसका पोजीशन पता चल जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएगा। अब an यानी an का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस n-1 d इक्वल टू 49, ठीक है। अब a का वैल्यू क्या है, पुट कर देते हैं -11 प्लस n-1 और d का वैल्यू क्या है, d का वैल्यू है 4 इक्वल टू हो जाता है 49। अब -11 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा n-1 4 दैट इक्वल टू 49 और -11 हो जाएगा +11 और इसके बाद बस इसको सॉल्व करना है, n-1 इंटू 4 दैट इक्वल टू कितना हो गया 49 + 1 50, 50 + 10 60, तो 4 से कैंसिल करेंगे 15, तो n इक्वल टू आ जाएगा 15 + 1 दैट इक्वल टू 16, है ना। तो n का वैल्यू क्या आ गया 16 आ गया, n का वैल्यू क्या आ गया 16, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है 60 टर्म हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 60। अब एक बात 16 हो गया सॉरी, तो अब एक बात बताइए 16 ऑड है या इवन है, 16 क्या है इवन। नॉर्मली ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, तो मैक्सिमम चांस है कि इवन आएगा, क्योंकि ऑड का तो एक एकदम बेस्ट तरीका है जिसमें एपी का कोई जरूरत नहीं, एपी का कोई जरूरत होता ही नहीं। अगर ऑड आता तो फर्स्ट और लास्ट को ऐड करते डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ जाता। अब ये 16 आ गया, इसका मतलब हमको पता चल गया कि मिडिल मोस्ट टर्म्स, देखो एस लगा हुआ है, टर्म्स है, तो मिडिल मोस्ट टर्म्स कौन सा होगा, तो मिडिल मोस्ट टर्म्स आर, है ना, मिडिल मोस्ट टर्म्स आर, बताओ कौन सा टर्म होगा मिडिल मोस्ट, 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 8, यानी 8 और 8 के एक बाद वाला 8 एंड 9th टर्म, ठीक है। यानी फाइनली आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है A8 का वैल्यू और A9 का वैल्यू, जो आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। A8 मतलब A प्लस 7D और A का वैल्यू पुट करेंगे -11 और +7 और इंटू D का वैल्यू 4, तो 28 - 11, 28 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 17। उसी तरह A9 मतलब A प्लस 8D, ठीक है, तो A का वैल्यू अगेन है -11 और +8 इंटू 4, यानी ये हो गया 32 - 11 और 32 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, ठीक है। तो बताइए क्या ये समझ में आया सबको, आसान है, ठीक है। यस
ठीक है, कुछ लोग ये क्वेश्चन पूछे थे शायद, है ना। तो मिडिल मोस्ट टर्म कैसे निकालते हैं? तो मिडिल मोस्ट टर्म निकालने के लिए हमको सबसे पहले पता चलना चाहिए कि कितना नंबर ऑफ टर्म्स है। अच्छा, यहाँ अगर ऑड होता, अगर ये ऑड होता यानी 15 होता, तो हमको निकालने का जरूरत था क्या? A8 और A9 ऐसे करके निकालने का जरूरत था, या हम डायरेक्ट निकाल सकते थे? फर्स्ट एंड डायरेक्ट निकाल लास्ट, सकते थे। हाँ, फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाई 2 करते अगर ऑड होता तो, है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि अगर ऑड होता तो हमको इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं था, इफ ऑड, है ना। तो जस्ट हम क्या करते, मिडिल टर्म हमारा हो जाता, मिडिल टर्म एक ही होता, और ये मिडिल टर्म क्या होता? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, और ये हमारा डायरेक्ट आंसर दे देता। क्लियर? चलो, यही क्वेश्चन था जानवी तुम्हारा। जानवी, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, तो आगे बढ़ते देखते हैं, शायद आगे आपका क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। ऐसे लिए तो हैं, पता नहीं इसमें से ही आपका क्वेश्चन है कि नहीं। चलो, नहीं होगा तो एक बार लास्ट में हमको याद दिलाना, हम बता देंगे। चलिए देखिए, अब ये वाला एक क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हम करते हैं, और उसके बाद फिर आपको बताते हैं, फिर आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। ठीक, ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास बात इस वाले एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। Which term of the AP 53, 48, 43 dot 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 is the first negative term? आप लोग में से ये निकाल सकते हो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा? कैसे निकालोगे? कोई क्लू दो, जिसको पता है वो हैंड रेज करना पहले। फर्स्ट नेगेटिव टर्म के लिए हम क्या करेंगे? किसी को आइडिया है तो वो हैंड रेज करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, नेगेटिव टर्म किसके बाद मिलता है या किसके पहले आता है? कौन सा ऐसा बाउंड्री है? माइनस फर्स्ट कर देंगे। 0। जीरो, है ना। जीरो के पहले। जीरो के सर पहले, लेकिन 0 AP में हुआ ही नहीं तो उसके बाद वाला नेगेटिव होगा, ये बात तो कंफर्म है। जीरो नहीं हुआ, जीरो हुआ, तो जीरो के बाद वाला नेगेटिव होगा। देखो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, एपी डिक्रीज कर रहा है ना, 53 से 48, 48 से 43, तो डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज होते होते या तो जीरो आएगा या तो नेगेटिव आएगा। अगर जीरो आया तो ऑब्वियस बात है, जीरो के बाद वाला टर्म क्या होगा? नेगेटिव, है नेगेटिव ना। होगा। और जीरो नहीं आया तो जीरो का कुछ फ्रैक्शन में वैल्यू निकलेगा, बस है ना। जीरो का वैल्यू क्या निकलेगा? फ्रैक्शन में। बस उस फ्रैक्शन से ज्यादा वैल्यू ले लेना है, और वही आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो जाएगा। जैसे देखो, इसको सॉल्व करके बताते हैं, ठीक है। तो समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो सब खेल यहाँ पे जीरो का ही है। जैसे एपी तो ऑब्वियस ही बात है, डायरेक्ट लिख देखिए, ए का वैल्यू सबको दिख रहा होगा, ए का वैल्यू क्या होगा? 53। एंड उसके बाद क्या लिखते हैं हम? डी का वैल्यू लिखते हैं 48 माइनस 53। 48 माइनस 53 क्या आ जाएगा? -5, है ना। और फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, है ना, फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा? थोड़ा देखिए, फॉर फर्स्ट नेगेटिव टर्म, नेगेटिव टर्म हम ये पॉइंट तो लिख ही सकते कि ए एन जो होगा वो लेस देन जीरो होगा, तभी तो ए एन ही है ना वो नेगेटिव टर्म, ठीक है। और हमको बस ये ए एन कौन सा टर्म है ये हमको बताना है, विच टर्म, मतलब एन का वैल्यू बताना है। लेकिन ए एन ही है जो नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब जीरो से कम होगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 डी इज लेस देन जीरो, और ए का वैल्यू कितना है? 53 प्लस एन माइनस 1 एंड डी का वैल्यू कितना है? -5 लेस देन जीरो। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, ऐसे हम इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, इस टाइप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं तो हम उधर ले जाते हैं। 53 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -5n और माइनस माइनस +5। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, इज लेस देन जीरो। अब 53 + 5 कितना हो जाएगा बताओ? 58, है ना। अब -5n इज लेस देन जीरो। अब 5n जब उस साइड जाएगा
तो ये अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट मतलब 5n अगर उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 58 इज लेस देन 5n, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि 5n ग्रेटर देन 58। देखो ये स्टेप लिखने का जरूरत नहीं था, बस आप लोग समझ जाओ इसलिए इसको हम लिखे, नहीं तो डायरेक्ट हम ये लिखते कि 5n इज ग्रेटर देन 58। इसका मतलब यही हुआ ना, और हमको n का वैल्यू निकालना है, तो बताओ n ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 58/5। अब 58/5 का फ्रैक्शनल वैल्यू निकालेंगे, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या आएगा, 1 1 1 1 जा 5 5 3 बचेगा कैरी 3/5। तो n का वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए, n का वैल्यू इससे ज्यादा होना चाहिए। अब हमको पता है कि n तो फ्रैक्शन में होता नहीं, और n का वैल्यू इससे जस्ट ज्यादा, इससे ज्यादा क्या होगा बताओ, जो इंटीजर होगा क्या होगा, 12। yes, हाँ वेरी गुड। therefore 12th term, 12th term is the first negative term, first negative term। बात समझ में आया, नेगेटिव टर्म, क्योंकि हम यही कंडीशन लेके चले थे ना कि an का वैल्यू लेस देन 0 कब होगा, तो an का वैल्यू लेस देन 0 तब होगा जब n का वैल्यू 11 3/5 से ज्यादा होगा। वैसे 11 3/5 तो n का वैल्यू कभी होगा नहीं, लेकिन इससे जस्ट ज्यादा इंटीजर वैल्यू हमको चाहिए, क्योंकि इंटीजर की होता है, इंटीजर या बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर है ना, नेचुरल नंबर। तो n ग्रेटर देन 11 3/5 यानी क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा 12, तो आंसर हो जाएगा 12। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया, यस सर। आ गया रेभा? सर एक बार फिर से बताइए। क्या बोली, आवाज नहीं आया, फिर से बोलना। कौन सा पॉइंट रिपीट करें? हेलो, बाकी सबको समझ में आया? जानवी समझ में आया? जानवी, रितेश, नाज, यस सर। निधि, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर, समझ में आ गया। चलो समझ में आ गया तो आसान क्वेश्चन है, कुछ वैसा डिफिकल्ट है नहीं, है ना। सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ हमें इस पॉइंट को याद रखना है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म है, यानी 0 से कम होगा तभी नेगेटिव होगा, है ना। इसको लेके चल के n का वैल्यू निकालेंगे, और n का वैल्यू जो भी आएगा, अच्छा n का वैल्यू अगर 11 आता तो क्या होता? वो भी 12 होता ना। हाँ, n का वैल्यू अगर 11 आ जाता है ना, इक्वल टू 11 तो आता नहीं, आपका आता तो कैसे आता, n का वैल्यू आ जाता ऐसे, क्या आ जाता, n इज ग्रेटर देन 0, सॉरी ग्रेटर देन, एक मिनट सॉरी, n का वैल्यू आ जाता ग्रेटर देन 11, ठीक है, तो भी आंसर आपका क्या होता, तो भी आंसर क्या होता है 12। बट एक बात बताओ, ये कुछ पॉइंट बता रहा है, अगर ये आता और ये आता तो दोनों कुछ बात को बता रहा है। गुड, हाँ भी होता है एपी। हाँ, अगर n ग्रेटर देन 11 आता तो यहाँ 0 होता, कंफर्म, और यहाँ 0 है या नहीं है, 0 नहीं है, इस बात को बता रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, a का वैल्यू 53, d का वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके -5 हो गया, और फिर निगेटिव टर्म था इसलिए an लेस देन 0 लिए, और an का वैल्यू पुट करके उसके बाद हम लोग n का वैल्यू निकाल दिए। बस यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे हम कुछ चेंज किए हैं, है ना, जैसे 5n ग्रेटर देन 58 था, बस इसी को रिवर्स करके हम लिख दिए और n का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। इससे एक बढ़ा के आंसर लिख देना। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक तो और क्वेश्चन। क्या बताया? हाँ बोलो, क्या ये 0 वाला? हाँ यस सर। वो रे, जैसे यहाँ फ्रैक्शन में आया ना, अगर फ्रैक्शन में नहीं आता ना तो इसका मतलब ये होता कि इस एपी में 0 भी है, और इसका मतलब ये है कि 0 नहीं, बस ये बोल रहे हैं। उससे ऐसे बहुत लेना देना नहीं है, 0 होता तो तुम लोग इक्वल टू 0 करके निकालते ही, बट एक पॉइंट बता रहे हैं कि अगर फ्रैक्शन में आया तो इसका मतलब यहाँ पे 0 कंफर्म रहो कि इस एपी में 0 नहीं आने वाला है, और अगर ये n ग्रेटर देन 11 आता तब भी आंसर तो मेरा 12 ही होता, लेकिन यहाँ पे 0 है, बस ये बता रहे थे, ठीक है संध्या। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और है, इसको देख लिया जाए, और ये शायद जानवी पूछी थी, है ना, इसी टाइप का जानवी का क्वेश्चन था। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 10 and 300?
विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 3। ठीक है, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, आपका शायद रिमाइंडर वाला नहीं था, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन। देखो आप लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हो लेकिन रिमाइंडर वाला नहीं बनाया, सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, है ना। यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 आ रहा है, लेकिन नॉर्मली आप डिवाइड करते तो रिमाइंडर 3 नहीं आता, वो वाला क्वेश्चन आप लोग किए। अगर रिमाइंडर 3 थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक सबसे पहला नंबर ढूंढो जिसमें 10 के बाद पहला नंबर बताओ जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, और रिमाइंडर हमारा क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 3। किसी के पास है वो पहला नंबर जिसमें हम 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 3 आए? 12। No, sir. 15, sir. वेरी गुड। 12 तो वही नंबर है जो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली, है ना, बट इसमें 3 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 3 ऐड करोगे ना, यानी पहला नंबर। सर 11 नहीं होगा, 11 भी होगा ना? अच्छा हाँ 11 होगा, सबसे पहले तो 10 के बाद 11 ही आता है, सॉरी 11 होगा। 11 में 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 4 2 जा 8, यानी रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ नंबर्स जब हम लिखेंगे, लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड नंबर्स, तो पहला नंबर ढूंढने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ, रिक्वायर्ड नंबर्स। अब हम देखते हैं कि आप लोग आखिरी नंबर बता पाते हो या नहीं। ठीक है, तो पहला नंबर कौन सा है, पहला नंबर मिल गया 11, और पहला मिल गया तो दूसरा भी मिल गया। दूसरा कैसे मिलेगा, 11 में हम कितना ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, और 15 को डिवाइड करके हम लोग देख चुके हैं। 15 के बाद क्या होगा बताओ, 19, 19 के बाद क्या होगा, 19 प्लस 4 23, एंड डॉट डॉट डॉट। अब हमको चाहिए आखिरी नंबर, क्योंकि यही तो सारा खेल करेगा, है ना। आखिरी नंबर कौन होगा, कैसे पता चले, एक काम करते हैं, सबसे बेटर तरीका 4 से 300 को डिवाइड कर देते हैं। तो 4 से 300 को डिवाइड करेंगे, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, आपको पता है डबल जीरो है, तो इसको डिवाइड करने की जरूरत है क्या, नहीं है ना। अब क्या करो, इसके बाद इसके जस्ट पहले वाले नंबर को डिवाइड करके चेक कर लो, 299, इसके पहले वाले नंबर को चेक कर लो। वेरी गुड, जो भी 299 बता रहे हो, वेरी गुड, क्योंकि इसको अगर डिवाइड कीजिएगा ना 4 से, 4 7 जा 28, और यहाँ पे आ गया 19, और देखो 19 है, 19 को डिवाइड करते हैं तो 3 आता है रिमाइंडर, तो यहाँ भी 3 आएगा, 4 4 जा 16, यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया 3। तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हो। अब आप ये बोलोगे सर क्या अगर मान लीजिए 299 नहीं आता तो ये कंफर्म रहो 4 है ना, तो कोई भी 4 नंबर को चेक करोगे तो आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ से पता चल जाता है, लेकिन तब भी आप ये मेथड यूज कीजिए, ज्यादा आसान है कंपेटिवली, है ना। 4 है मतलब कोई 4 नंबर को अगर डिवाइड करोगे ना तो एक नंबर तुमको मिल ही जाएगा जो रिमाइंडर 3 दे। क्लियर, तो चलो हमारा लास्ट नंबर भी मिल गया। अब इसके बाद हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को कुछ बताने का जरूरत है, क्या बोलते हो, इसके बाद सबको पता है कि इसको हमको काउंट ही करना है ना। ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है इसमें, Yes. तो क्या करेंगे, किसका वैल्यू निकाल देंगे यहाँ पे, इस वाले क्वेश्चन में क्या पता है, ए पता है, डी पता है, ए हो गया 11, डी कितना हो गया, डी हो गया 4, और एन कितना हो गया, ए ले लेंगे 299, और आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एन। तो इस क्वेश्चन को हम आपके लिए छोड़ देते, छोड़ दे, बन जाएगा सबसे, बताओ बन जाएगा ना। Yes, sir. ठीक है, अब एक पॉइंट हमको एक बात बताओ, यहाँ 4 था तो कोई हम बोले कि 4 नंबर को चेक करेंगे पीछे से घटा के, ठीक है, क्योंकि यहां तक चाहिए। अगर यहाँ 3 रहता तो कितना बन गया, वेरी गुड। अगर यहाँ 3 रहता तो कितने नंबर को चेक करते, 3 नंबर को, ठीक है ना। तो उसी तरह से 5 रहता तो 5 नंबर को चेक करते, है ना। और थोड़ा सा अगर दिमाग लगा के चेक करोगे तो आ जाएगा। वेरी गुड रितेश, कितना आंसर आया है, 73। वेरी गुड आयुष, 73 तुम्हारा भी आंसर आया है। तो करेक्ट आंसर इसका n = 73 ही होगा, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग आगे बढ़े क्या,
अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब खत्म हो गया हमारा एंड टर्म वाला, बस हम फॉर्मूला बताते और एंड करते। तो आ जाए मेन टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। सुजल समझ में आ रहा है? चलो बाकी सबको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये फिगर दिख रहा है, फोटो दिख रहा है क्या आपको? यस एक सर। फोटो साइड में सबको दिख रहा होगा। ये फोटो जो है इसमें पता है ये कौन है? ये हैं ग्रेट मैथमेटिशियन जिनका नाम है गॉस, जिनका नाम है गॉस। ठीक है, जब ये छोटे थे ना, जब छोटे थे मतलब कि एक स्टोरी है, छोटे थे और किस क्लास में थे? ये 8th क्लास में थे। किस क्लास में? 8th क्लास में। ठीक है, 8th ग्रेड बोल सकते हैं। तो इनसे ऑब्वियस बात, टीचर पढ़ा रहे थे तो टीचर पढ़ाते थे, कोई भी सवाल देते थे तो सब बना के बैठ जाता था। तो सोचे टीचर की क्या करते हैं, थोड़ा सा बच्चों को सवाल देके हम थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, जब तक वो बनाएंगे तब तक हम आराम करेंगे। तो टीचर ने एक क्वेश्चन दिया, सबको दिया, है ना। बोला कि आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एक से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 मतलब 1 से लेके 100, 1 से लेके 100, 1 से लेके 100 तक जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको ऐड करके बताइए कि आंसर क्या होगा, इससे बोला गया। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है, पता है आप लोग को, इन्होंने बहुत ही कम समय, मतलब बोल सकते हैं कि 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर इन्होंने आंसर दे दिया कि इसका आंसर क्या होगा। तो बताओ, तुम लोग को 30 सेकंड दिया जाए, तुम लोग बता सकते हो इसका आंसर? बताओ, कोई बता सकता है? एक से लेके सेकंड नहीं, 1 मिनट में बता देते हैं। अच्छा 1 मिनट में बताया था, चलो ठीक है, तो 1 मिनट ही ले लो, है ना। तो भी बता दिए थे ना, तुम लोग 1 मिनट में बता सकते हो? चलो 1 मिनट लिख फॉर्मूला देते। पढ़ा होगा तो बता देना। नहीं, उस टाइम फॉर्मूला भी नहीं था, इन्हीं के बाद तो फॉर्मूला बना है। इनको फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं पता था, इन्हीं के बाद तो एपी बना है। एपी तब था भी नहीं, है ना, किसी को पढ़ना नहीं होता था। ठीक है, चलो हम बताते हैं। अरे नहीं 1 मिनट, तो हाँ बोलो। 5050। अरे वाह, वेरी गुड, है ना। चलो, तो यहाँ पे जो है आंसर जो उन्होंने दिया था वो था 50-50, है ना, ब्रिटानिया 50-50। तो इसका आंसर क्या होगा? 50-50। अब बात यह है कि सर इतना जल्दी इन्होंने कैसे आंसर किया? तो इन्होंने सबको जोड़ा नहीं, इन्होंने दिमाग लगाया। ठीक है, इन्होंने दिमाग क्या लगाया कि इन्होंने सबसे पहले इसको ऐसे लिख दिया, एस इक्वल टू, और उसी के बाद इसको दूसरे वे में लिख दिया, मतलब इसको रिवर्स करके लिख दिया। रिवर्स करके मतलब 100, 99, 98, 97 और प्लस डॉट डॉट डॉट। बताओ 100 के पास क्या आएगा? 1। और उसके बाद क्या किया, ये सब काम माइंड में किया उन्होंने, जो हम लिख के कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने पैटर्न देख लिया कि यार 100 और 1, 100 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो ये 101 आ रहा है। 99 प्लस 2 ऐड करे तो भी 101 आ रहा है। 98 प्लस 3 ऐड करे तो 101 आ रहा है। और ऐसे करके सारे नंबर को अगर ऐड कर रहे हैं तो 101, यानी हर बार 101 आ रहा है। और s प्लस s कितना हो गया? 2s। दोनों को ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 और 2। तो अब ये बताओ 101 कितने टाइम्स है? टोटल 100 नंबर है, तो 101 कितने टाइम्स है? 100 टाइम्स है। अगर 2 को हम बोल दे कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा, तो आप बोलोगे 2 इंटू 4 होगा, यानी 8 होगा। तो 101 100 टाइम्स है, तो 100 टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे? 101 इंटू, बताओ इंटू क्या लिखेंगे? इंटू 100। और इनको निकालना था s का वैल्यू, ये तो आया 2s का। तो s का वैल्यू इन्होंने डायरेक्ट क्या किया, 2 से 100 को डिवाइड कर दिया। और आपको पता है 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50। और 50 इंटू 1 50 एंड 50 इंटू 1 50। तो 1 से लेके 1 से लेके 100 तक अगर सम किया जाए तो आंसर क्या आ जाएगा?
5050 यानी 50 क्लियर है। और ये इन्होंने माइंड में किया, कैसे किया, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने बस 100 और 1 को ऐड किया, उनको पता चल गया 101 आया, उन्होंने समझ लिया कि पैटर्न 101 का है, और उनको पता था कि 100 नंबर वो ले रहे हैं, तो 101 100 टाइम्स लेना है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्वियस सी बात है वो समझ रहे थे कि एक ही चीज को हम 2 बार ऐड किए हैं, तो 2 से उन्होंने डिवाइड कर दिया और सिर्फ 100 को किया और 50 को फिर मल्टीप्लाई कर दिया माइंड में, जो कि बहुत ही आसान है, किया जा सकता है आसानी से, और उसका रिजल्ट बता दिया। क्या आपको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? समझ में आया सबको कैसे किया उन्होंने? हेलो, यस सर। आया समझ में? अच्छा, अगर समझ में आ गया तो आप ये पूछिए कि सर लेकिन हम लोग को क्यों बता रहे हैं, है ना? आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यही से आपका सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला डिराइव होगा। तो आज हम आपके लिए बस वो फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास से आगे हम लोग एसएन करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में आपका ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। जानवी तो क्वेश्चन हम इसके बाद बताते हैं, ये फॉर्मूला डिराइव करके। तो अब आपको यहाँ पे ये एपी था या नहीं था, बताओ, ये एपी था क्या? इन्होंने जो Yes, sir. ऐड एपी था, और हमारे पास भी एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म क्या है हमारे एपी का, ए प्लस डी, थर्ड टर्म हमारे एपी का क्या है, ए प्लस 2d, और उसकी और फोर्थ टर्म क्या है, ए प्लस 3d। और बताइए इसके बाद हम कहां तक जाएंगे? आवाज आ रहा है सबको क्लियर? 99 तक Yes, नहीं sir. जाएंगे, यहाँ पे हमको n तक जाना है। तो n टर्म हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d, होगा या नहीं होगा बताओ, है ना। तो हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। और इन सबको ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे Sn, और Sn का मतलब होता है, Sn का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, एन टर्म्स। यहाँ पे फर्स्ट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स, ठीक है। तो इन सबको ऐड करना है, तो हम लोग भी वैसे ही करेंगे, हम लोग उसका रूल फॉलो करेंगे। किसका रूल फॉलो करेंगे? ऑब्वियस बात है, गॉस का। इसको ऐड करना है, इन सारे टर्म्स को हमें ऐड करना है, ठीक है, डॉट 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 और ऐड करना है। तो बताइए ऐड करने के लिए अब हम भी क्या करेंगे, अब हम समझ चुके हैं, तो इसको हम उल्टा लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो यहाँ पे ए है और हमारा nth टर्म ये है ना, लास्ट टर्म ये है, तो इसको हमको सबसे पहले लिखना होगा। तो ये आ जाएगा a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लोग को सोचना पड़ेगा। एक बात बताओ, अगर a प्लस एन माइनस 1d ये वाला लास्ट nth टर्म है, तो इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा? कितने लोग बता सकते हो इसके जस्ट पहले वाला टर्म, a प्लस एन माइनस 1d के पहले वाला टर्म, क्योंकि उसी को यहाँ पे लिखना है। a प्लस एन डी नहीं होगा, a प्लस एन माइनस 2d, एन माइनस 2d होगा। बात समझ में आया? और उसके पहले वाला टर्म क्या होगा, a प्लस एन माइनस 3d, है ना। और ऐसे करते करते हम लोग भी कहाँ पहुंच जाएंगे, हम लोग भी वापस a पे ही पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो अब आप क्या करो, अब आप सिर्फ इन दोनों को ऐड करो ना, और जो आएगा आपको पता है हर बार आएगा। तो बताओ इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करें या इन दोनों को, फर्स्ट टर्म को ऐड करो, फर्स्ट टर्म को, और लास्ट टर्म को ऐड करो, और बाकी सबको ऐड करके देख लेना, एग्जैक्टली वही आएगा, क्योंकि आपको आसानी से दिख रहा होगा कि ये फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म ऐड करने पे क्या आ रहा है, दिख रहा है सबको। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, तो Sn प्लस Sn क्या आ जाएगा, 2Sn। और बताओ a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, और बाकी एज इट इज उतर जाएगा n माइनस 1d, ठीक है, ये हो गया। और फिर यही आएगा, फिर से यही आएगा 2a प्लस n माइनस 1d, और प्लस डॉट डॉट डॉट,
ये कितने टाइम्स आएगा? हमारे पास n टर्म था, उसके पास 100 था, तो इंटू 100 किए, हमारे पास कितना टर्म्स है? n, तो ये कितने टाइम्स आएगा? n टाइम्स। तो उसने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ? इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे n से, तो आ जाएगा n, n 2a प्लस n माइनस 1b, है ना। हम क्या कर रहे हैं इसमें? n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और 2 बच गया तो हमको Sn का वैल्यू चाहिए, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म चाहिए, तो n डिवाइडेड बाई 2, और यहां से डिस्कवर हुआ था ये AP का सम का फॉर्मूला, और पूरा AP डिस्कवर हुआ इनके कारण, ठीक है। तो ये हमें मिल गया Sn, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का फॉर्मूला। तो बस आपको Sn एक नया टर्म है जो सीखना है कि Sn का मतलब क्या होता है, और बाकी सारा तो वही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो तो ठीक है, ओके जानवी, कोई बात नहीं। चलिए तो यहाँ पे एंड किया जाए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। इस फॉर्मूला में किसी को कोई दिक्कत बताओ, अगर कोई दिक्कत है तो पूछिए। और समझ में आ गया तो सिर्फ हमें फॉर्मूला से मतलब है, वैसे कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आगे के लिए अच्छा रहेगा, लॉजिक लगाने में आपको हेल्पफुल होगा। बताइए, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं दिक्कत है?